देखो हम लोगों ने कैपिटल बस्टिंग, फिक्स एसेट्स ये सब कवर अप कर लिया है। अब इस चैप्टर में जो है मेजर है वो सारे फैक्टर्स ही हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स हमारे क्या रहेंगे। तो जैसे कि ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक हमारे पास है फाइनेंसिंग डिसीजन, जो मैंने कहा था फाइनेंशियल डिसीजंस की जब बात करते हैं तो 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड, इसमें से कौन से सोर्स के थ्रू फंड्स को रेज करना है। ठीक है, हमें व्हाट सोर्स ऑफ फंड्स वी आर यूटिलाइजिंग, ये हमें यहाँ पे करना होता है। तो ओनर्स फंड के अपने बेनिफिट्स हैं, बोरोड फंड्स के अपने बेनिफिट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कहेंगे ओनर्स ही अच्छा होता है या बोरोड ही अच्छा होता है। ओनर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोरोड फंड्स मतलब डिबेंचर्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ये सब हो गया। तो दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। अब उन दोनों में से किसको लेना है ये हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर इन दोनों का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए वो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो ये दोनों आपस में काफ़ी हद तक रिलेटेड है। यहाँ तो हमें सोर्स को चूज करना है, जबकि यहाँ पर हमें रेशो को चूज करना है। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस, कि यहाँ हमें चूज करना है फाइनेंसिंग डिसीजन में विच सोर्स शुड बी यूटिलाइज्ड, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर में चूज करना है इन व्हाट रेशो दीज टू सोर्स शुड बी प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। डिफरेंस क्लियर हो गया था दोनों में। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन की, जैसे कि कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है, जो भी हम उनको पे बैक कर रहे हैं, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट और शेयर्स पे डिविडेंड इज अ कॉस्ट। तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे भी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट हमारी कितनी है, हमें प्रेजेंटली डिवेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें शेयर्स पे कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, ये कंसिडरेशन हमारा कॉस्ट में हम करते हैं कि कितना पे करना पड़ेगा फॉर एक्वायरिंग दैट फंड। ठीक है, फिर रिस्क होने को तो हम कहते हैं ओनर्स हमेशा रिस्क ज़्यादा लेते हैं। तो कौन से कैपिटल रिस्क में ज़्यादा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के लिए डिवेंचर्स एक रिस्क में है, क्योंकि डिवेंचर्स के उनको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, टाइमली रीपे भी करना ही करना है। तो वो रिस्क एसोसिएटेड कितना है अभी एट प्रेजेंट, वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी रिस्क कंसिडरेशन यही है कि कितना रिस्क कंसिडरेशन है। अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी ये रिस्क ले सकती है कि उसको टाइमली अगर नहीं भी पे कर पाए, या कंपनी को ये पता है कि वो टाइमली पे कर पाएगी, तो कंपनी उसके बेसिस पे ही डिसाइड करती है कि विच सोर्स शुड बी यूटिलाइज्ड, कितना कितना करना है। तो वो रिस्क कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है, द कॉस्ट रिलेटेड टू इशूइंग सिक्योरिटीज। जब भी कोई सिक्योरिटी इशू करते हैं तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जो हम कॉस्ट पे करते हैं, या जो भी कॉस्ट प्रोस्पेक्टस को इशू करने में है, तो जो ये कंपलसरी कॉस्ट है फॉर इशूइंग एनी सिक्योरिटी, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जनरली शेयर्स में ज़्यादा होती है एंड डिबेंचर्स में कम होती है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अमाउंट कितना है, क्योंकि अगर डिबेंचर्स में ज़्यादा अमाउंट के हैं तो उसकी भी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि एट दिस मोमेंट हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी। ये ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको इसमें रटना होगा कि हाँ यही अच्छा होता है। तो केस स्टडीज़ में बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन, ये बहुत सिंपल है कि अगर किसी भी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है तब तो वो डिबेंचर्स इशू करेंगे, अगर रिकरिंग है तो वो डिबेंचर्स करेंगे, बट अगर रिकरिंग नहीं है तो वो शेयर्स करेंगे, बिकॉज जब भी उनके पास पैसा होगा तब वो पे कर देंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है बेटा कि जब भी आप कोई सिक्योरिटी इशू करते हो तो इशू करते समय आपको कुछ
लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज़ कंबाइंडली कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है। फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जब भी आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो डिबेंचर्स इशू करने में आपके ऊपर एक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है कि आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है वो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो क्या आपके प्रॉफिट्स इतने एलिजिबल हैं कि आप वो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर कर सको? इसी के लिए यहाँ पे हमारे पास ये वाली रेशो होती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या कहती है कि आपके प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने हैं और फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस कितने हैं, आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। उतना ही अच्छा क्यों होगा? क्योंकि ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये शो करती है कि कंपनी के प्रॉफिट्स उतने टाइम्स अच्छे हैं। मतलब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 है और जो प्रॉफिट है वो हमारे 1 लाख है, तो आपका इंटरेस्ट हमें 10,000 देना है और जो हमें प्रॉफिट्स हैं वो 1 लाख हैं, तो 10 टाइम्स हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट्स 5 लाख हैं तो 5 टाइम्स हुआ। तो पहले वाली कंडीशन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है ना। जागो मोहन प्यारे जागो। गुड मॉर्निंग। कथा थोड़ी ना सुना रही थी कि नींद आ गई है। बहुत बहुत बोर लग रहा है? अब क्या करें? ये तो इंटरेस्टिंग है। मज़ा नहीं आता, ऐसा फन है, जानने में मज़ा नहीं आता। अभी वैसे टॉपिक कंप्लीट कर लो। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो में ये बताया जाता है कि आपके प्रॉफिट्स कितना कैपेबल हैं इंटरेस्ट पे करने के लिए, कितने टाइम्स आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो जितनी हाई होगी उतना अच्छा होगा। ठीक है। इसी को हम यहाँ पे कहते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी कहते हैं कि डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। जो हमारा प्रॉफिट है वो सिर्फ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है, प्लस डेप्रिसिएशन या कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस। और यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट की जगह फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस, मतलब आपको डेप्ट और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के कितना पे करना है। तो जितनी हाई डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो होगी उतना अच्छा होगा। ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल कंसीडरेशंस क्या ICR और प्रिंसिपल अमाउंट होता है। देखो ना, ICR में आप सिर्फ फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस ले रहे हो, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के लिए मतलब ऐसे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है उसमें आप ले रहे हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, जबकि यहाँ ले रहे हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंस अपॉन फिक्स ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों, और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों आ जाएंगे। पूरे डेट को बता देगा। हाँ, जितना भी डिबेंचर्स हैं। ठीक है। फिर तो ये यूजुअली 1 से ऊपर नहीं होगा। नहीं, ऐसा किसने बोला कि 1 से ऊपर नहीं जाएगा? मतलब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अरे तो प्रॉफिट तो कितने भी टाइम्स हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जितना हमने डेप लिया उतना ही प्रॉफिट होगा? वापस सकता है। हाँ। कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब जब आप शेयर्स इशू करते हो तो शेयर्स इशू करते समय आपका जो कंट्रोल है वो एक्सपैंड हो जाता है, लेकिन डिबेंचर्स इशू करने से आपका कंट्रोल एक्सपैंड नहीं होता। तो इफ कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इट्स कंट्रोल देन दे शुड इशू शेयर्स, अदरवाइज डिबेंचर्स। ठीक है।
स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, मार्केट कैसे चल रही है, मार्केट अगर बुलिश है, मार्केट अगर बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रहे हैं, शेयर्स इशू करने चाहिए, अदरवाइज डिबेंचर्स इशू करने चाहिए। ठीक है, खत्म करो जल्दी 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 जल्दी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जब भी आप शेयर्स इशू करते हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है, वो कर दिए तो कर दिए, एक बार हो गया तो हो गया। बट डिबेंचर्स इशू करने में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि आप डिबेंचर्स को रिडीम कर दोगे, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर टाइप ऑफ डिबेंचर्स, तो उसमें कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें मैं तुमको कैसे नींद उड़ाने वाली बात बोल सकती हूँ, मेरे को याद नहीं आ रही है इस समय पे। बोर्ड्स कैंसिल होना ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें पता है? उनसे पूछो जिनके कैंसिल हुए थे, वो आज तक रो रहे हैं। क्यों की बात बाद में करेंगे, अभी पढ़ेंगे। ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो तुमने अकाउंट्स की बुक 3 में भी किया है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी ज़्यादा होगी ROI उतनी अच्छा होगा। टैक्स रेट, क्योंकि हमें पता है कि हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स देते हैं, तो हमें ये देखना है कि टैक्सेशन कितना जा रहा है। ठीक है ना, अगर टैक्स बहुत ज़्यादा है तो हमारा उसमें डिबेंचर्स के थ्रू कितना बेनिफिट हमें हो रहा है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरी कंपनी का अपने घर बनाने से पहले ही हम 10 लोगों के घर देख कर आते हैं, तो ये तो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात है। तो हम दूसरी कंपनीज का भी देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हम भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है ना, हो गया, कितना आसान टॉपिक था। ये भी बात बता दो कि क्वेश्चन आ क्या सकता है इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग आ जाते हैं, आपको केस स्टडी दे देते हैं, केस स्टडी में आपको बोलते हैं विच फैक्टर्स हाईलाइटेड इन द अबव केस, और फिर राइट अदर 2 फैक्टर्स, राइट अदर 3 फैक्टर्स। या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स, या आपको एक्सप्लेन फॉलोइंग फैक्टर्स, आपको ये लिख के दे देते हैं कोई 4 फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आया डिविडेंड डिसीजन। देखो, डिविडेंड डिसीजन में हम क्या कहते हैं कि हमें डिसीजन क्या लेना है कि हमें कितना डिविडेंड पे करना है और कितना अपने पास रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में रखना है। तो इसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ अर्निंग्स पे तो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ अर्निंग्स है। अगर है ही अर्निंग्स बहुत थोड़ी सी, तब तो फिर थोड़ी सी अर्निंग्स के साथ कितना तो आप दोगे और कितना रखोगे। तो आपको ये देखना है कि आपके पास एक्चुअली में अर्निंग्स कितनी है, पुरानी अर्निंग्स कितनी है, फ्रेश कितनी है और एक्सपेक्टेड कितनी है। फिर हमें देखना है स्टेबिलिटी कितनी है अर्निंग्स की। अर्निंग्स अगर स्टेबल है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अर्निंग की स्टेबिलिटी नहीं है, अब आपने क्या किया कि एक बार तो डिविडेंड दे दिया बहुत सारा, फिर एक बार दिया कम, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स के साथ साथ आपको स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी फोकस करना पड़ता है। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये तीनों पॉइंट्स एक साथ चलते हैं, तीनों पॉइंट्स एक साथ काम करते हैं। कि हमने इस बार तो डिविडेंड ज़्यादा दे दिया, फिर अगली बार कम दिया, तो क्या शेयर होल्डर्स क्वेश्चन नहीं राइज कर सकते? तो वो तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स भी आ जाएगा। नहीं, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, तो आपने इस साल बहुत ज़्यादा दे दिया ना, आपको स्टेबल पता है अर्निंग्स कितनी, तो आपने फिक्स कर दिया, लेकिन फिर आपको फिक्स रखना है ना, स्टेबल रखना है, वही तो कह रही हूँ। हाँ, मतलब आप ये नहीं कर सकते ना कि आपकी अर्निंग स्टेबल है तो आप डिविडेंड को अनस्टेबल कर दो, आपको सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक पॉलिसी पर शेयर के हिसाब से रखनी पड़ेगी, और इसी पर्पस के लिए एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हम बना के चलते हैं। क्या करते हैं कि जिस साल हमें लगता है कि अर्निंग ज़्यादा हो गई, हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में डाल देते हैं, ताकि अगले साल अगर डिविडेंड कम भी पे करें तो भी कोई दिक्कत ना हो, हम उस फंड को यूटिलाइज करके डिविडेंड पर शेयर मेंटेन कर सकें। शेयर होल्डर्स हैं वही तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
कि आपने एक बार ज़्यादा दे दिया तो अब कम क्यों दे रहे हो। तो इसके लिए हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को भी बना के रख लेते हैं। फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, कि हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। अगर कंपनी को लगता है कि हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हाई हैं, तो ऐसे में कंपनी उन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को अपने पास रख लेती है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, वरना डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी को हो सकता है प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा हो लेकिन कैश फ्लो कम हो रहा हो तो ऐसे में कंपनी को ये देखना है कि उनकी कैश फ्लो अच्छी है तो ही वो डिविडेंड देंगी ना, वरना तो फिर वो नहीं दे सकते, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स कैसे हैं, जनरली आपकी शेयर होल्डर्स की प्रायोरिटी क्या है। कई बार शेयर होल्डर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग रेगुलर डिविडेंड पे करते हैं, तो आपको अपने शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस भी देखना पड़ेगा कि व्हाट दे वांट। इफ दे वांट रेगुलर डिविडेंड देन यू हैव टू पे, बट इफ दे डोंट वांट रेगुलर डिविडेंड कि आप लगाओ इन्वेस्टमेंट करो कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जो हाई एज पीपल हैं, मतलब जनरली जो 50s 60s के लोग हैं, वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिविडेंड के लिए करते हैं, वो अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं कर रहे कि आज से 20 साल बाद हमें इतना मिलेगा। आज के रेट में तो 50-60 साल का इंसान 20 साल बाद के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन जो यंग हैं, अभी तुम लोग हो या बिल्कुल यंग बच्चे हैं 20-21 साल 25 साल, वो लोग ये सोचेंगे अभी तो हम कमा रहे हैं, हमें कुछ डिविडेंड नहीं चाहिए, हम कमा रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर दो, हमारा ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, 20 साल बाद हम लेंगे, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में वो लोग डिविडेंड नहीं मांगेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं। हाँ बोलो बोलो। ठीक। फिर टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी को डिविडेंड मिला 500 रुपये का, अब उस पर अगर टैक्सेशन पॉलिसी 40% है, तो यानी कि उसको जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, TDS है, वो उसको 40% काटने के बाद 300 रुपये जाएगा, तो वो कहेगा आप डिविडेंड ही मत दो, 500 की जगह हमें 300 मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो वो 10% ही है, तो 10% का मतलब वो कहेगा चलो 450 आ जाएगा, कोई बात नहीं दे दो। तो आखिर टैक्सेशन पॉलिसी है क्या, क्योंकि अगर टैक्स ऑन डिविडेंड हाई है तो शेयर होल्डर्स डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट डिविडेंड। स्टॉक मार्केट में क्या रिएक्शन होगा, अगर आपकी कंपनी को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में हमारा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो हमारे शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, तो दे विल डिक्लेयर डिविडेंड, ठीक है ना। ऐसे ही कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है कि हाँ आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो हम आपको फिक्स्ड इतना डिविडेंड देंगे ही देंगे, तब तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया ना, तो वो वाली चीज़ भी है। कई बार कुछ लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, हालांकि अब लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स थोड़े कम हो गए हैं, बट फिर भी हैं कि आपको इतना डिविडेंड मिनिमम डिक्लेयर करना ही करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है पे आउट्स की, इसे हम कहते हैं पे आउट रेशो, ठीक है ना, रिटेंशन रेशो, जितना डिविडेंड के फॉर्म में दे रहे हो उसे हम कहते हैं पे आउट रेशो, और जितना रिटेन्ड कर रहे हो एज रिटेन्ड प्रॉफिट्स रख रहे हो, उसके लिए टर्म यूज होती है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इसे हम कहते हैं रिटेंशन रेशियो। ठीक है, तो ये सब कहानी ऐसे चलती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम यही कहते हैं कि दिस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूचर्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं उसका ये एक ब्लूप्रिंट है कि आपके पास इनफ फंड एट राइट टाइम अवेलेबल हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करना। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन एम क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन एम है कि स्मूथ ऑपरेशंस हो, फंड्स की वजह से काम रुके नहीं। समझे दोनों में डिफरेंस, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू चूज बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग वेरियस ways of raising fund and application of fund। हाँ वो भी है, तो वो तभी होगा ना
फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो में। management अभी का- मैं दोनों के कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ ना। ये मैं वही पूछ रहा हूँ, उसका कंपैरिजन का पॉइंट है या फिर ये दोनों में same अभी है? अभी सिर्फ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा होता है जो कि हमें बेस्ट वे ऑफ फंडिंग एंड बेस्ट वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फंड्स हो जाए, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन होता है वो होता है स्मूथ ऑपरेशन, कि जो भी हम डिप्लॉयमेंट या एक्विजिशन कर रहे हैं वो इस तरह से रहे कि हमारा स्मूथ ऑपरेशन हो, काम रुके नहीं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बाकी जब वो आ जाती है इम्पोर्टेंस या लिमिटेशंस आती हैं तो वो काफ़ी हद तक प्लानिंग से मैच करती हैं, बस वो इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस होती हैं। तो ये याद करने का एक आसान तरीका है कि आपको प्लानिंग ही करना है लेकिन वो इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस करना है। तो चैप्टर में से एक बार अच्छे से और पढ़ लोगे तो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.